नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन एंड विद द ग्रेट एम्बर जैदी जी। शुक्रिया एंड वेलकम टू दिस शो। बहुत देर के बाद आपने टाइम दिया है, तो उसके लिए पहले तो आपका शुक्रिया तो बनता ही है। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत दिन नहीं अभी कुछ दिन पहले ही आपने मुझे बुलाया था, तो अब चलो, जी, ऐसा लगता है कैसे कि बहुत दिन हो गए हैं मुझे। तो हाँ, और एक चीज़ बताइए मुझे, ये भारत में जो इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, आखिरी हाँ फेज़ जी, होने वाला है, 1-2 दिन रह गए हैं। क्या ओके। मूड है? क्या आपको लगता है कि क्या होने वाला है? क्यों मुझे पास बड़ी ही डिफरेंट तरह के ओपिनियंस आते हैं। कोई बोलता है 400 पार, कोई बोलता है 450 पार, कोई बोलता है जी 150 भी पार नहीं होगा। एक्चुअल में हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ योर एनालिसिस? बिकॉज़ यू आर इंटू जर्नलिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पकड़ आपकी अच्छी है इसके ऊपर। देखिए सुमित जी सबसे पहली बात जो कह रहे हैं कि 150 भी नहीं आएँगे, 400 साढ़े 4 देखिए 400 की बात तो मैं नहीं करती बट टू बी रियलिस्टिक इतनी बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके ससुराल वालों को खुशखबरी नहीं मिलेगी, ये बात तय है। आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के तीसरी बार और नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बनेंगे और अपने आप में ये ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, ये बात तय है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि किस तरह का माहौल है, इंडी गठबंधन बना उसके बाद से इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि सबसे पहले तो नेतृत्व ही उनका तय नहीं हो पाया था और आज भी ये बात तय नहीं हो पाती कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ भी जाता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा क्योंकि अगर हम पूरे इस गठबंधन की बात करें तो इसमें इस तरह के लीडर्स हैं जिनकी अपनी खुद की पॉलिटिकल एम्बिशंस उनके बहुत ज्यादा है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जिनको हम बोलते हैं ममता बनर्जी वो खुद पीएम कैंडिडेट हैं केजरीवाल उनकी पार्टी उनको पीएम बोलती है हालांकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को बहुत कोशिश है कि उनको सब इस इंडी गठबंधन का नेता मान ले लेकिन अ, देश की जनता ही नहीं उनको सीरियसली ले पाई है तो गठबंधन उनको क्या सीरियसली लेगा तो जो असर है हालांकि गठबंधन की तरफ से बहुत कोशिश की गई इस सेंटिमेंट को बढ़ावा देने के लिए कि गठबंधन बहुत हावी है और सरकार नहीं बन पाएगी बीजेपी की मोदी मैजिक जो है वो असर नहीं कर रहा है लेकिन मोदी मैजिक के सामने कोई भी चीज असरदार साबित नहीं हो रही राहुल गांधी ने बहुत यात्राएं की बहुत चप्पल घिसे पैदल यात्राएं की लेकिन मोदी जी का जो चार्म है जो जिस तरह से वो संवाद करते हैं लोगों के साथ वो बहुत इफेक्टिव होता है और जनता कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करती है भरोसा करती है और इसके पीछे की वजहें भी हैं क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रहा एक एक करके जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा किया पूरे सिस्टम में बदलाव किए तो सरकार की नीतियां हो या फिर संगठन के जो किए गए वादे हैं सत्ता में आने के लिए उन सब पे ही प्रधानमंत्री मोदी या फिर हम बीजेपी संगठन की बात करें तो वो खरे साबित हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात पर खरे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच विश्वास को बढ़ाता है और जो मोदी की गारंटी एक बड़ा कैंपेन उभर कर आया वो भी काफी असरदार साबित हुआ है और जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का उसमें उन्होंने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है इकोनॉमी स्ट्रेंथन हुई है आम लोगों को फायदा पहुंचा है सरकार की नीतियों से हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नीतियां रही हैं लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे थे जो अनछुए थे और जिनको लगता था कि ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है और जो हम अपने जीवन काल में नहीं देख पाएंगे उन मुद्दों को हल किया है तो भरोसा बढ़ा है आम लोगों का और इसी के वजह से मोदी जी एक बार फिर से हमें प्रधानमंत्री बनते नजर आएंगे चलिए, ये तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जो वोटिंग है, हम देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कभी कम रहा, कभी ज़्यादा रहा, पिकअप किया 2 सेकंड फेज़ के बाद। लेकिन जो मुद्दा है वो है वोटिंग कौन किसको कर रहा है। हिंदू हमें मालूम है कि किसे वोट कर रहा है, लेकिन जो मुसलमान वोट है, वो किधर जा हम्म। रही है? इस बार आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ बीजेपी की तरफ झुकाव हुआ है, नहीं हुआ है? व्हाट इज़ द सेंटिमेंट एज़ फार एज़ दिस कम्युनिटी इज़ कंसर्न्ड?
देखिए, हम आज़ाद भारत की बात करें तो आज़ाद भारत में हमने जब से इलेक्शंस देखे हैं और जो भी सेक्युलरवादी पार्टियाँ रहीं, ख़ास तौर से कांग्रेस, कांग्रेस ने मुसलमानों को देश के विभाजन के बाद से डराया कि आप इस देश में सुरक्षित नहीं हैं और आप पे हमला हो जाएगा और आपका धर्म खतरे में है। और और इनफैक्ट जो इंदिरा गांधी जी ने संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलरिज़्म शब्द को भी जोड़ा और सेक्युलरिज़्म के आधार पर जो इस देश में राजनीति हुई जिस तरह की, वो हम सबके सामने है और हम उसी की वजह से देखते हैं कि जो देश में एक माहौल ऐसा बना हुआ है सेक्युलरिज़्म के नाम पर कहीं न कहीं जिस तरह की वो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो मुझे लगता है कि जब हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं इन ट्रू सेंस, तो वो उसके खिलाफ जाता है। और संविधान की जो मूल भावना है, उसके भी विरोध में जाता है क्योंकि हमारा संविधान सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है, जाति, धर्म और आपका जो भी जेंडर है उसके ऊपर उठकर। तो ऐसे में कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह के कदम कांग्रेस की तरफ उठाए गए जैसे कि हम वक़्फ़ की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं या फिर शाबानों के साथ जो 80 के दशक में हुआ, एक वृद्ध महिला जो सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना हक माँगने के लिए जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला भी देती है, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को पलटकर एक बुज़ुर्ग महिला को निराश किया। तो आप सोचिए कि जो ऐतिहासिक ब्लंडर कांग्रेस ने किए हैं और मुसलमानों को सिस्टमैटिकली मुख्य धारा से दूर रखा, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा, उनका जो उनकी शिक्षा के का स्तर था, उनकी रोज़गार या फिर ओवरऑल आप स्वास्थ्य की बात करें, हर एक फ़ील्ड में मुसलमान पिछड़ा रहा, यहाँ तक कि अगर हम उनके लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो जो पिछड़ा वर्ग है हमारे देश में, उससे भी गया-गुज़रा स्तर रहा। इनफैक्ट उन्होंने सर्वे कराए, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी, लेकिन उन रिपोर्ट्स पे कभी कोई अमल नहीं हुआ। तो हुँ, इतने सालों में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने किया है, इनफैक्ट जो रीजनल पार्टीज़ भी हैं, जैसे सपा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में मुसलमान पाए जाते हैं, मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। तो जो इस तरह के राज्य हैं अब देश में, उन सबको कहीं न कहीं ये बात भी समझ में आई है कि जो रीजनल पार्टियाँ रहीं, जिन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया या फिर केंद्र में जो भी पार्टी रही, जैसे कांग्रेस की बात करते हैं। तो हुँ, जो इनका छलावा था, इसको भली-भाँति मुसलमान समझ गए हैं क्योंकि उससे पहले तो उनको यही लगता था जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में नहीं आए थे कि राजनीति शायद इसी तरह से होती है और इसी तरह से सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने मुसलमानों के जो मुद्दे थे, उनको एड्रेस किया, चाहे मुसलमानों को पसंद आया नहीं आया, लेकिन उन्होंने हर एक ट्रिपल तलाक की हम सबसे पहले बात करते हैं, वही 80 के दशक में जो शाहबानो के साथ हुआ था। मोदी जी की सरकार में शायरा बानो को इंसाफ मिला, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट कानून बना और इस कुरीति का अंत हुआ। हालाँकि हम उसी के विरुद्ध हम देखते हैं पाकिस्तान जैसा देश वहाँ पर भी ट्रिपल तलाक और हलाला के अगेंस्ट में कानून था, लेकिन हमारे देश में सेक्युलरिज़्म की वजह से क्योंकि उनको देश के मुसलमानों को और मौलानाओं को, मुल्लाओं को खुश रखना था, इसलिए उन्होंने महिलाओं के साथ, इस देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज़्ड क्लेरिकल रेप जो जिसको हम कहते हैं इन ट्रू सेंस, उसको होने दिया। आप ज़रा सोचिए कि इस देश की मुस्लिम महिलाएँ जिनको संविधान से समान अधिकार सुनिश्चित है, लेकिन इस देश की सेक्युलरवादी पार्टियाँ उसको होते रहना दी गई। इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी एनजीओ को इतना मजबूत बनाया गया, उनको पावर में इतना उस इनफैक्ट पावर शेयरिंग भी रही क्योंकि उसी संगठन से जुड़े लोग सारे सत्ता से जुड़े रहे और किस तरह से पूरी जो राजनीति रही मुसलमानों के नाम पर और मुसलमानों को पिछड़ा रखा गया। और हुँ, मैं जिन मुद्दों की बात कर रही थी कि मोदी जी ने उन मुद्दों को एड्रेस किया, सबको एक जैसा ट्रीट किया कि आप अगर मुसलमान हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो आप पे भी उतना ही कानून लागू होगा जितना दूसरे किसी वर्ग पर लागू होगा। तो क्यों आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले क्योंकि आप किसी धर्म विशेष से या जाति विशेष से आते हैं। हर एक इंसान पर कानून चाहे आप पे दंड संहिता हो या फिर जो आपके सामान्य सिविल राइट्स हैं, उनकी बात की जाए, तो अभी भी डिमांड्स हालाँकि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारी 2018 से याचिका है कोर्ट में। वो भी एक माँग बाकी है और उम्मीद करते हैं कि अगली बार मोदी जी आएँगे तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भी ले आएँगे ताकि इस देश की मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से समान अधिकार मिलेगा। तो मैं मोदी जी की नीतियों की बात कर रही थी कि मोदी जी ने कहीं न कहीं विश्वास बढ़ाया है और सुमित जी
इस पूरे चुनावी जो भी प्रचार रहा, पहली बार मुझे लगता है कि बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने मोदी जी के काम की, उनकी नीतियों की तारीफ़ की है कि मोदी जी ने जिस तरह से मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो मुसलमानों को भी उन पर विश्वास करना होगा। इनफैक्ट अगर हम 2 बार की जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद 2 बार चुनाव अब तक विधानसभा के उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। 2017 में हुए और उसके बाद पिछली बार हुए थे। तो 2 बार हो चुके हैं। अ, उस इन पूरे उसमें हमने देखा है कि लगातार वोट शेयर जो मुसलमान का है, वोटिंग परसेंटेज, वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, राशन की बात करें या फिर जो भी किसान सम्मान निधि है और उज्ज्वला योजना है, इस तरह की जो भी नीतियाँ हैं, हर एक नीति में मुसलमान को बराबर का हक मिलता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे काफ़ी संख्या में मुसलमान हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है और किसी के साथ भी कहीं पे भी इंस्टीट्यूशनल स्तर पर तो कहीं पे भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो ये फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट जो सरकार ने सिस्टम को डायरेक्ट बनाया है, सरकार और जो बेनिफिशियरी है उसके बीच पहले बहुत सारे बिचौलिए होते थे, तो जो बेचारे लोग होते थे उन तक सरकार की नीतियों का फ़ायदा नहीं पहुँचता था। तो अब सिस्टम क्लीन हो गया है, डायरेक्ट हो गया है, तो लोगों को भी सरकार की नीतियों का फ़ायदा मिल रहा है और उसका असर हमें चुनावों में नज़र भी आ रहा है क्योंकि तीसरी बार आप देखें कि एक पार्टी सरकार बनाने वाली है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रो इनकम्बेंसी के रूप में हमें नज़र आ रही है। देखिए, आपने बोला कि जो ऑपोज़िशन पार्टियाँ हैं या कांग्रेस है, उन्होंने सेक्युलरिज़्म की आधार के ऊपर, उन्होंने अपनी सत्ता चलाई। आधार था या आड़ थी, ये तो हमें भी दिखता है कि क्या हुआ है। बट जो एक एक देखिए क्या होता है कि जब वोटर है, उसके सामने कंपैरिज़न आता है कि मुझे क्या मिल रहा है। मोदी जी क्या दे रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास। वो बोलेंगे यार ये तो स्टेटमेंट है, दिया भी है, ऐसा भी नहीं है कि दिया नहीं है। वर्सेस कांग्रेस का जो एब्सोल्युटली। तुष्टीकरण का पूरा मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का उठाकर हुँ, कॉपी पेस्ट कर दिया। मोदी जी ने इसके बारे में बात भी करी थी, ये तो नक्सलवादियों और मुस्लिम लीग का पूरा मैनिफेस्टो है। जब आपके सामने एक ऐसा मैनिफेस्टो आता है कि जहाँ पर देख बोला जाता है कि सारी जो कंट्री के जो जितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर पहला हक आपका, नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर आपका और दूसरी जो कम्युनिटीज़ है उससे तो छीन कर हम सब कुछ आपको दे ही देंगे, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि इस चीज़ों में अब एक कंपैरिज़न हो गया कि 10 साल में मोदी जी ने इतना कुछ डिलीवर किया है वर्सेस एक प्रोमिसेस दिए गए हैं कि लूट लो, फाड़ लो, काट लो, जो मर्ज़ी कर लो, आपको पूरा प्रोटेक्शन हमारी तरफ से दिया जाएगा। उसके अंदर भ्रमित नहीं होंगे लोग? देखिए, मैं यही बोल रही हूँ कि कहीं न कहीं जो कंपैरिज़न पहले कांग्रेस ने ही लंबे समय तक इस देश पर शासन किया। लोगों के सामने कोई कंपैरिज़न था नहीं कि किस तरह से हमें सरकार क्या डिलीवर कर सकती है। जो जिस स्तर की और जिस तरह की राजनीति करती आई थी कांग्रेस, वही लोगों को समझ में आती थी और वही देखा था। जब से मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने हर एक जाति विशेष वर्ग को एक जैसा ट्रीट किया, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती। आप यूपी में देख लीजिए, कोई भी बदमाशी करता है बुलडोज़र चल जाता है। सबको अब देखिए कितने सारे जो बदमाश रहे, एनकाउंटर होते हैं, अब कोई भी बदमाशी करेगा, कोई भी योगी जी ने कहा कि अगर आप इधर किसी बहन-बेटी को छेड़ेंगे, अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। तो इस तरह की नीति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अब मेरा ऑफ़िस नोएडा में है। नोएडा में क्योंकि हम मैं दिल्ली में ही रही हूँ और नोएडा में मेरे मामा वगैरह बहुत सारे लोग नोएडा रहते हैं, तो हम पहले भी नोएडा में आते थे जब हम लोग छोटे थे। तो नोएडा में आप ऐसे सड़क पे चलने का आप सोच भी नहीं सकते थे। और अब मैं ऑफ़िस में लेट तक भी होती हूँ, हम लोग लेट भी बाहर नीचे होते हैं। लोगों को, लड़कियों को, महिलाओं को आते-जाते देखते हैं, तो बहुत ही अलग माहौल हो गया। नोएडा यूपी में इनफैक्ट पूरे में देखना चाहिए। आप जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनसे जाके बात कीजिए। जब अभी पिछले चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो हमारे ऑफिस के आसपास जो भी वेंडर्स हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट वाले, चाय वाले, ठेली वाले, तो उनसे बात होती थी, तो मैं पूछती थी कि भई इस बार तो मुझे नहीं लगता योगी जी आ रहे हैं ऐसे उनकी बात को जानने के लिए कि नहीं मैडम जी, हमें तो बाबा जी चाहिए, अखिलेश भैया नहीं चाहिए। मैं कहा क्यों?
फिर नहीं-नहीं फिर हमको अथॉरिटी बहुत परेशान करेगा, हमारा काम नहीं चलने देगा, अभी तो हम सब शांति से हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो बाबा जी ही अच्छे हैं, हमें बाबा जी ही चाहिए। तो आम लोगों के बीच में जो फ़र्क है कि किस तरह से पूरा जो न्याय व्यवस्था है, उसको हर एक तरह के तुष्टिकरण और लोगों को समान जो न्याय है, वो मिलना चाहिए, वो चीज़ें देखने को मिली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर गुंडा, माफिया और इस अपहरण और इस तरह की घटनाएँ बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ पर सारी चीज़ें बदल गई हैं, तस्वीर बदल गई है। तो राज्य हो या फिर पूरे देश की बात करें, तो काफ़ी कुछ लोगों ने खुद अपनी आँखों से बदलते हुए देखा है। अब उनके सामने ऑप्शन है। अब देखिए, सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, जितनी भी ये तो सेक्युलरवादी पार्टियाँ थी, इंडी गठबंधन बना, लेकिन असरदार साबित नहीं हो पाए हैं जनता के सामने क्योंकि जो मोदी जी ने डिलीवर किया है, जो विश्वास मोदी जी पर है और जो पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल कहना चाहिए जो मोदी जी की नज़र आई है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता टिक पाएगा। जो बड़े-बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, तो वो ऐतिहासिक है और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले या उसके बाद भी कोई और कर पाएगा। तो जनता के सामने एक बहुत बड़ा ऐसा विश्वास करने का ऐसा एक विश्वास योग्य पात्र है मोदी जी के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और भी राहुल गांधी तो अभी तक कहीं दूर-दूर तक नहीं है, केजरीवाल बेचारे निपट लिए हैं जेल में अब वापस चले जाएँगे। उन्होंने हालाँकि 1 हफ्ता अपनी बेल को एक्सटेंड करने की प्ली लगाई थी लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं। तो कौन फिर? कोई नहीं है दूर-दूर तक मोदी जी के सामने तो। हुँ। देखिए, जैसे आपने बोला कि मोदी जी की नीतियाँ हैं, लोगों को दिखता है, फ़र्क है, वादे जी। नहीं हैं, डिलीवर भी किया है। लेकिन मैंने कई बार वीडियोज़ में देखा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, जो फ्रीडम थी पहले अखिलेश के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर हम जो करना चाहते थे, कर सकते थे, अभी वो फ्रीडम नहीं है, हमें मोदी नहीं चाहिए, मोदी को हटाना पड़ेगा, उसके लिए पूरा ज़ोर लगा देंगे। तो ऐसा भी देखते हैं हम लोग दैट मीन्स कि कहीं न कहीं डिवाइडेड नहीं दिखता आपको कि कम्युनिटी जो है वो भी सारी की सारी डिवाइडेड है। ऐसे तो हर एक कम्युनिटी में आपको डिविजन दिखेंगे, कभी राजपूत दिख जाएँगे, हिंदुओं के अंदर भी ऐसा है, जो मोदी जी से इसलिए नाराज़ हो गए, बेशक उन्होंने 10 साल पूरा काम किया है, कि उनके आदमी को टिकट नहीं दी है। तो ये एक अलग मुद्दा है, बट कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि अभी भी लोग वो जो तुष्टिकरण वाली नीतियों की आदत पड़ी हुई है, उससे बाहर इतनी जल्दी नहीं निकल सकते या टाइम लगेगा निकलने के लिए? देखिए 75-77 साल से जिस बीमारी से ग्रसित सिस्टमैटिकली और उनको इंजेक्शन लगा-लगा के किया गया, वायरस डाला गया उनके अंदर, खौफ का कि आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है। वो खौफ जाते-जाते जाएगा। अभी 10 साल हुए हैं और 10 साल में आपको बहुत चेंज नज़र आया है। वो मोदी जिसको लोग कहते थे कि जब 2014 में सरकार बनी थी कि अरे मोदी जी आएँगे तो सारे मुसलमानों को पता नहीं कहाँ काला पानी भेज दिया जाएगा या सबको फांसी लगा दी जाएगी। उन्हीं मोदी की तारीफ आप मुस्लिम धर्म गुरुओं से आए दिन सुनते हैं। तो ये बदलाव है, ये भरोसा है और लोगों के बीच विश्वास खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के बीच मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। तो अभी तो 10 साल हैं और अभी उसमें ही इतना बड़ा चेंज हमने देखा है। मैं जिस जगह से आती हूँ क्योंकि हम लोग तो जनसंघ के समय से हमारा परिवार बीजेपी से मतलब हम लोग जुड़े रहे हैं, हमारी वही विचारधारा रही है। तो हमें बहुत लोग क्रिटिसाइज़ किया करते थे और आज 80% लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ और मैं मुस्लिम मुस्लिम परिवार से आती हूँ और मुस्लिम गाँव है हमारा पूरा। सब के सब बीजेपी का पटका डाले घूमते हैं, तो बड़ा खूबसूरत बदलाव है। तो दिस ये इज़ बदलाव हार्टनिंग टू हियर। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ऑफ़ कोर्स मैं बोल रही हूँ बदलाव मैं खुद देख रही हूँ। अब मैं कोई म स 70-60 साल की नहीं हूँ, तो मैं अपने इस जीवन काल में इतना कुछ बदलते हुए इतने कम समय में देख रही हूँ। तो आप ज़रा सोचिए कि आने वाले और समय में हम कितना बदलाव देखेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक हाथ बढ़ाया दोस्ती का, जैसे कि कई सारे धर्मगुरु अभी आज भी एक बयान आया है, मौलाना रिज़वी हैं उनका, कि मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है मुसलमानों की तरफ, तो मुसलमानों को भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो विश्वास बढ़ रहा है, लोग ब कदम बढ़ा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों का बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से चलता रहेगा तो काफ़ी हद तक हम बदलाव देखेंगे और वो नज़र भी आ रहा है। नज़र भी आ रहा है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, जी। इंडी अलायंस इतना उत्साहित है कि भई गवर्नमेंट हम ही बनाने वाले हैं। मैंने सुना है कि अखिलेश यादव ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि अब होम मिनिस्टर तो मैं ही बनने वाला हूँ। तो आप सोच के देखिए कि इंडी अलायंस की 1 तारीख को मीटिंग है, गवर्नमेंट की नियुक्ति वो करने वाले हैं। होम होम मिनिस्टर ही बनेंगे वो।
हाँ, होम मिनिस्टर ही बनेंगे, तो मैं इसलिए होम मिनिस्टर ही बोला है मैंने, होम में ही मिनिस्टर होंगे वो। तो जो जो ये सारा इन्होंने गठबंधन वालों ने प्रधानमंत्री कौन बनेगा बस उसी की लड़ाई रहेगी, बाकी सारे जो डिपार्टमेंट इन्होंने ले ही लिए हैं। यानी कि केजरीवाल जो होगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री लेगा क्योंकि वो सारा टाइम अपने आप को डिफेंड करने में ही लगे रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जैसे सारे मंत्री और मंडल का मंत्रालय बाँट लिए हैं। हाँ, बाँट लिया है। कौ जो जो बीजेपी है उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी बोल रहे हैं कि वो उत्साहित हैं, उन्हें मालूम है इंडिया अलायंस वालों को कि गवर्नमेंट वही बनाने वाले हैं। बीजेपी इसलिए कोई मीटिंग नहीं कर रही क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम नहीं आने वाले। ऐसा भी कई लोग बोल रहे हैं। अब 4-6 दिन की बात है, सबको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। नतीजे तो वही होंगे जो मैं 400 की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक बीजेपी का नारा है और वो बोल सकते हैं कि 400 के पार और 400 के पार हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकल और सही बात की जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी और बीजेपी वापस आ रही है। प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे और ऐतिहासिक ये लम्हा हम लोग देखेंगे और देखिए इंडिया अलायंस तो कहीं न कहीं एक इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इस तरह की बात क्योंकि आप बार-बार लोगों के सामने रखते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो वोट शिफ्ट है वो हो जाता है बड़ी आसानी से। कुछ परसेंटेज का ही खेल होता है चुनाव जीतना। तो ये सारी हुँ, चीज़ें टैक्टिक हर तरह से अपनाई गई, आज़माई गई है। लेकिन जो कुछ भी ये करें लेकिन जीतने वाले मोदी जी ही हैं। चलिए आपके मुँह पे घी शक्कर या सेवइयाँ जो भी आप खाती हैं, वो आपके मुँह में डाल दी जाएँगी। चिंता मत मैं कीजिए घी दोनों में से कुछ नहीं खाती मीठा। मैं मीठे में 2-3 चीज़ें ही खा लेती हूँ, आइसक्रीम हुआ, चॉकलेट हुआ बस। चलिए, जो भी बाकी आप खाती हैं, वो सारा कुछ इकट्ठा करके आपके मुँह में डाल दिया जाएगा 4 तारीख को कि जी। मोदी जी दोबारा आ रहे हैं और अगर 400 पार कर जाते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशखबरी की खबर नहीं हो सकती भारत के लिए और चाइना के लिए मातम का दिन होगा कि 400 पार हो गया है। अब वो वाट लगाने वाले हैं 300 में ही नाक लाल कर दिया था, खून अभी तक रुक नहीं रहा है उनका, गलवान हो या वो हो लद्दाख और इस बार 400 पार के बाद क्या होगा मुझे लगता है नाक ही काट देंगे मोदी जी। देखते हैं क्या होता है बट मुझे लग रहा है कि पहाड़ों में चले जाएँगे फिर। वो पहाड़ों पे मोदी जी की टीम जो है ऑलरेडी गन्स लेके खड़ी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो आपने बताया कि इस बार फ़र्क है मुस्लिम वोट्स का भी, जो मुद्दा था कि क्या मुस्लिम वोट्स इस बार बीजेपी की तरफ आएँगी? तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि येस, दे आर चेंजिंग, मेंटालिटीज़ चेंज हो रही हैं और कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो मुस्लिम वोट्स हैं यानी कि फीमेल मुस्लिम वोट्स, वो कई हद तक बीजेपी की तरफ हुई हैं बिकॉज़ उनको डिलीवर किया गया है। ट्रिपल तलाक हो या बाकी जो सारी पॉलिसीज़ हैं उसके कारण। ये तो सब लेट्स कुछ सी ये अंडर करंट आपने खुद बताया 2017 के यूपी चुनाव में ये बदलाव देखने को नज़र आया था क्योंकि ट्रिपल तलाक की बात शुरू हो गई थी और काफ़ी ज़ोरों-शोरों पे उस समय चल रहा था और हम लोग जब चुनावी इस तरह के विश्लेषण और रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें आंकड़े सामने आ रहे थे और इस बार के भी उसमें भी हमें फ़र्क आ रहा है और इनफैक्ट 2019 का जो चुनाव था, उसमें जो रिज़ल्ट आया, उसमें महिलाओं ने, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं ने ये भरोसा दिखाया है, क्योंकि उनको डिलीवर किया है। इससे पहले अगर ट्रिपल तलाक किसी को होता था, तो कोई पर्याप्त कानून ही नहीं था कि किस कानून के अंतर्गत आप केस दर्ज कराएँ। जब हम लोग इस मुद्दे पर काम करते थे, तो हमारे सामने यही सवाल रखते थे कि बताइए आपके पास आंकड़े कहाँ हैं कि इतनी महिलाओं को तलाक हुआ है या इतनी महिलाओं को ये हुआ है। अब बताइए कि पुलिस के सामने जब इस तरह का केस जाएगा, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में केस दर्ज कर देती। तो हम कहाँ से आपको आंकड़ा बताएँ? जो हमारा अपना सर्वे है, जो अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन से सर्वे किया, वो किया, वही उसी के आधार पे हम बता रहे हैं हमारे सामने जो रियल विक्टिम्स हैं। एनीवे मुद्दा रिज़ॉल्व हो चुका है, बहुत सारी महिलाओं को फ़ायदा मिला है और एक उनके पास ये अधिकार है, कोई कानूनी संरक्षण है कि वो पुलिस में जाकर एक केस दर्ज करा सकती है और एक खौफ है लोगों के बीच में, खास तौर से यूपी में योगी जी का डर बहुत ज़्यादा है कि बाबा जी एकदम सेट कर देंगे अगर कुछ भी किया तो। और ये वाला खौफ बहुत अच्छा है, मुझे लगता हाँ, है। ये अच्छा है और ये कई लोग बोलते हैं कि डर का माहौल है। मोदी जी बोलते हैं ये डर अच्छा है और ये डर रहना भी चाहिए, तभी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर फ़र्क भी पड़ता है। अब कर्नाटका एब्सोल्यूटली। में आप देख लीजिए डर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हाल है, लोगों का जीना हराम हुआ पड़ा है और यही होता है जो हमने 75 साल कांग्रेस के टाइम पर देखा है, सुख शांति का टाइम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा और भारत भी बढ़ता रहेगा और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ हैं, वो पहाड़ों पे
हमेशा के लिए परमानेंटली गुफाओं में जाकर बैठ जाएँगे, अपने आप को बचाने के लिए। तो हुँ, इस खुशखबरी के साथ आज इसको विश्राम देते हैं। एम्बर जी, इट्स सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑलवेज़। योर ये जो पकड़ है आपकी बहुत अच्छी है एंड आप ऐसे ही काम करते रहिए एंड थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।